तो जैन दोस्तों, अपनी नायक सीरीज़ का सेट नंबर 24 रिवीजन के लिए चल रहा है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हैंड नोट जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना, तभी हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगता है। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सेट नंबर जो 24 है, उसका पहला क्वेश्चन ये है कि अभिनंदन सरोज जो है पुरस्कार, ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसका है? तो ये शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार किसके बर्थडे पर दिया जाता है? तो सरोजा वैद्यनाथन के बर्थडे पर दिया जाता है, जो कि भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर रही हैं। कौन सी रही हैं? भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर रही हैं। इनकी बहू थी सरोजा वैद्यनाथन की, रमा वैद्यनाथन। ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। 2021 में क्या हुआ था? तो अपर्णा सतीशन को 2021 में किसको दिया गया था? तो अपर्णा सतीशन, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें ये दिया गया था। बस्तर गोचा ये कहाँ का उत्सव है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसको मिश्रित समृद्ध संस्कृति से के रूप में जाना जाता है, जिसका अन्य नाम जो है वो चेरचेरा उत्सव, इसका अन्य नाम है बस्तर गोचा का, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले एरिया में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नाम की बात कर लेते हैं तो हरेला, जो एक हरेला उत्तराखंड का है। हरेली कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। मडई महोत्सव छत्तीसगढ़ का है। राजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, पोलियो उत्सव, कजरी और तीजा महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? हरेली, मडई, राजिम, बस्तर, पोलियो, कजरी, तीजा, ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं। रथ यात्रा की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। माधवपुर मेला की बात करते हैं तो ये गुजरात का है। सुलिनी मेला की बात कर लेते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये किसने लिखी है? तो परमहंस योगानंद के द्वारा ये लिखी गई है। कौन सी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश 1875 में हिंदी में लिखी गई है। कब? 1875 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ग्रैमी अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो प्लानेट ड्रम जो है, इसके लिए किसको दिया गया है? तो जाकिर हुसैन को दिया गया है। ईस्ट मीट्स वेस्ट, इसके लिए रविशंकर को दिया गया है। ए कलरफुल वर्ल्ड, फाल्गुनी शाह को दिया गया है। प्लानेट ड्रम किसके लिए दिया गया है? तो जाकिर हुसैन और टी.एच. विनायकरम, किसको? जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं और टी.एच. विनायकरम किससे? घटम से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर की बात कर लेते हैं तो ये सितार से संबंधित हैं। जिनकी पुत्री अनुष्का शंकर, वो भी किससे संबंधित है? तो वो भी सितार से संबंधित हैं। डिवाइन टाइड्स की बात कर लेते हैं तो रिक्की केज की है। किसकी है? रिक्की केज की है। दिस मूवमेंट किसकी है? तो शंकर महादेवन की है। ए मीटिंग बाय द रिवर किसकी है? विश्व मोहन भट्ट की है। किसकी है? विश्व मोहन भट्ट की है। देश की आधिकारिक भाषा की बात कर लेते हैं तो चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मंदारिन है। क्या है? मंदारिन है। श्रीलंका की कौन सी है? तो सिंगली है। कौन सी है? सिंगली है। भूटान की कौन सी है? तो जोंखा है। कौन सी है? जोंखा है। लक्षद्वीप की बात कर लेते तो माहे, जयसेरी और महल। लक्षद्वीप की कौन कौन सी है? माही, जयसेरी और महल। मालदीव की कौन सी है? दिवेही। कौन सी? दिवेही। अफगानिस्तान की पास्तो और दारी है। कौन सी है? पास्तो और दारी। नेपाल की नेपाली है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, उसी के नाम पर बर्मी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, जिसका पुराना नाम रंगून भी रंगून के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। राहुल देव बर्मन का उपनाम क्या है? राहुल देव बर्मन का जो उपनाम है वो पंचम दा है। क्या है? पंचम दा है। पहली बार संगीत इन्होंने छोटे नवाब 1961 में गाया था। दिग्गज भोसले किससे संबंधित है? तो गिटार वादक हैं। ये कौन है? दिग्गज भोसले किससे संबंधित है? तो गिटार वादक है। बैजू बावरा किससे हैं? तो ध्रुपद के गायन जो है वो बैजू बावरा हैं।
ओंकारनाथ ठाकुर, ये किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है ये ओंकारनाथ ठाकुर। आफाक हुसैन किससे संबंधित है? तो तबला वादक ये हैं, कौन है? तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन और आफाक हुसैन जी, ये हुसैन वाले हैं। ये किससे हैं? ये तबला से हैं। ठीक है, अगर हुस्न होगा तो वो पक्का बला होगी, तो हुसैन बला यानी कि तबला। रब्बी शेरगिल पंजाबी म्यूजिक, जिन्होंने गाना गाया था बुल्ला जी जाना, कौन सा? बुल्ला जी जाना। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं, इन्हें एक उपाधि दी गई, कौन सी? वो थी गुरुदेव की उपाधि। इन्हें नोबेल अवार्ड कब दिया गया? तो 1913 में इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। इनकी एक उपाधि थी नाइटहुड की, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को वापस कर दी थी। तो ये वापस कब की थी? तो 1915 में 1915 में इन्हें ये मिली थी, और 13 अप्रैल 1919 के बाद इन्होंने 1919 में ही लौटा दी थी। कब? 1919 में ये लौटा दी थी। विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1921 में होती है, जो कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, रविंद्र संगीत की बात कर लेते हैं, तो रविंद्र संगीत में जो गीतों की संख्या है वो 2230 है, जिसको टैगोर सांस के नाम से भी जानते हैं। अन्य कलाकार की बात कर लेते हैं, तो कनका बंदोपाध्याय, देवव्रत विश्वास, लोपामुद्रा मित्रा, ये किसकी? रविंद्र संगीत की कलाकार हैं। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1961 में होती है। ISSF जूनियर विश्व कप की बात कर लेते हैं, 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ISSF जूनियर विश्व कप का जो आयोजन है वो चांगवांग साउथ कोरिया में हुआ है। कहाँ पर? चांगवांग साउथ कोरिया में हुआ है। और पहली बार कब हुआ था ये ISSF जूनियर विश्व कप? तो 2016 में ये किया गया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल पदक की बात कर लेते हैं, तो टोटल 17 पदक जो हैं वो अब तक जीते हैं। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1907 में इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है। कहाँ पर है? म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का। मंदिर की बात कर लेते हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो स्थित है। प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। राम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अयोध्या में है। बटेश्वर कहाँ पर है? तो आगरा में है। धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो सारनाथ में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार में कौन कौन से हैं, तो महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में है। विष्णुपद मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो भी बिहार में है। कोणार्क मंदिर की बात कर लेते हैं, जो कि सूर्य भगवान के ऊपर स्थित है, मतलब सूर्य भगवान की उसमें मूर्ति बनी हुई है। तो ये कहाँ पर? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो शिव भगवान की है। मुक्तेश्वर में किसकी मूर्ति है? तो शिव की है, ये भी उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी में किसकी है? तो पुरी में किसकी है? तो जगन्नाथ भगवान की है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसको हम सिलचर और पोरबंदर गुजरात NH27 EW ईस्ट वेस्ट, NH27 जो ईस्ट वेस्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर और पोरबंदर के बीच में है। सिलचर कहाँ है? तो असम में है। पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। इसकी कुल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो 3300 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा की बात कर लेते हैं, तो श्रीनगर से लेकर कोच्चि तक, और यहाँ असम से लेकर पूर्व की साइड असम से लेकर और गुजरात यानी कि पश्चिम से पश्चिम तक। और उत्तर की बात कर लेते हैं, तो श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कोच्चि केरल तक ये फैला हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे को पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कौन सी जगह पे काटते हैं? तो झांसी में ये एक दूसरे को काटते हैं। सबसे बड़ा NH यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे वो NH44 है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH5488 है। कौन सा है? 5488 है। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है? तो राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है वो राज्य का महाधिवक्ता होता है।
और केंद्र की बात कर लेते हैं तो न्यायवादी जो होता है वो केंद्र का कानूनी सलाहकार होता है। अगर इसको हटाना होता है माध्यवस्था तो कौन हटाता है, तो राज्य का राज्यपाल हटाता है। और अगर न्यायवादी को हटाना हो तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वही उसकी नियुक्ति करता है और वही उसको हटा सकता है। वेतन वेतन जो भी है, कार्यकाल वगैरह सब वो राष्ट्रपति के नीचे होता है, अंडर में होता है। और यहाँ अगर राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो माध्यवस्था की बात कर लेते हैं तो वो सब कुछ किसके अंडर में आएगा, माध्यवस्था का। चाहे कार्यकाल हो, चाहे वेतन हो, चाहे पद हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, शपथ वगैरह हो, जो भी हो वो किसके अनुसार होगा, तो वो राज्यपाल के अनुसार होगा। लेकिन कौन से भाग में होगा, तो 6वें भाग में होगा और आर्टिकल 165 में होता है। किसमें? 165 में ये होता है। क्या? माध्यवस्था की। न्यायवादी की बात कर लेते हैं तो ये 76 में होता है। किस में होता है? 76 में होता है। सदन में भाग की बात कर लेते हैं तो सदन में भाग कौन से आर्टिकल में आता है, तो 88 में आता है। 108 में क्या आता है? 108 में संयुक्त बैठक होती है। 105 में क्या है, तो 105 में शक्तियाँ हैं। 165 में क्या है, तो माध्यवस्था है। कौन है? माध्यवस्था है। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल के अधीन होता है। ठीक है। 177 में क्या है, तो 177 में विधान मंडल है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं कि यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और यूपीएससी की बात कर लेते हो तो वहाँ पे राष्ट्रपति करता है। इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है और वहाँ पे 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। ठीक है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 312 जो है अखिल भारतीय सेवा 312 में आता है। 315 में किसका गठन होता है, तो यूपीएससी का 315 में गठन होता है। 316 में क्या होता है, सदस्यों की नियुक्ति होती है। 317 में क्या होता है, सदस्यों को हटाना होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अस्तित्व में कब आया है, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर लेते हैं तो 1960 में आया है। नागालैंड की बात कर लेते हैं तो 1963 में आया। पंजाब और हरियाणा की बात कर लेते हैं तो 1966 में ये आया है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की बात कर लेते हैं तो 21 जनवरी 1972 में ये आए हैं। क्या हुआ था, 1956 तक 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको थोड़ा सा मर्ज करके प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरेटरी और 18 स्टेट है। कितने? 18 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी प्रेजेंट टाइम में भारत में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जिसका पुराना नाम नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन एजेंसी हुआ करता था। इसको 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के का नाम दे दिया गया 1956 में। ठीक है। गोवा की बात कर लेते हैं तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना दिया गया, और लेकिन पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, तो 1961 में ये पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। लेकिन राज्य का दर्जा है वो कब दिया गया है, तो 30 मई 1987 में राज्य का दर्जा है वो गोवा राज्य को मिला है। आर्टिकल 371H की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल की जो है वो विशेष जिम्मेदारी होती है कि राज्य विशेष प्रावधान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाए, कानून और व्यवस्था संबंधित एवं अपने कार्यों को निर्वाहित के संबंध में। आर्टिकल 371 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 371 में क्या है, ABCDEFGIJ। ए में क्या है, नागालैंड। बी में क्या है, 371 के बी में असम है। 371 के सी में मणिपुर है। 371 के डी और ई में क्या है, डी में आंध्रा है, ई में तेलंगाना है। एफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, आई में गोवा है और जे में कर्नाटक है। किसमें? 371। ए में नागलेक क्या है, बी में क्या सम थे और बी में क्या थे, सम थे। सांप कैसे थे, सम थे। सी क्या लेके आए थे, नाग मड़ी लेके आए थे, और वो कैसे थे, अंधे थे। उनको क्या लगाया जाता था, फिर तेल लगाया जाता था, और तेल लगा के सिक्कों में बेचा जाता था। कैसे में, सिक्कों में बेच के क्या करते थे, मजे करते थे। क्या करते थे, मजे करते थे। और कहाँ घूमने जाते थे, गोवा में। क्या करने जाते थे, नाटक। क्या करने जाते थे, नाटक। नाक खरीद के लाए। नाक कैसे थे, सम थे, मड़ी थी उनके पास, अंधे थे, सांप, तेल लगाया, सिक्कों में बेचा, मजे किए, गोवा गए और वहाँ पे नाटक किया। इसमें सिर्फ एच जो है वो हटा हुआ है, बाकी आप अपना हिसाब से जो है ट्रिक आप बना सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, और दूसरे जो थे वो के सुंदरम थे। कौन थे, के सुंदरम थे। चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना होती है। इलेक्शन कमीशन
की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष 65 वर्ष होता है, जो कि यूपीएससी के का भी कार्यकाल होता है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और इधर अगर अन्य सदस्यों की बात कर लेते हैं तो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है, जो कि SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 6 और 62 वर्ष होती है, वो यहाँ पे अन्य चुनाव आयुक्त की बात होती है। इस्तीफा की बात कर लेते हैं तो इस्तीफा महिला की बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन में फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त बनी थी, वो कौन बनी थी? तो रमा देवी बनी थी। और रमा देवी कब बनी थी? तो 1919 में इनको चुना गया था। कब? 1990 में इनको चुना गया था। नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 18 वर्ष तक आयु मतदान का अधिकार कब था? तो 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में ये बोला गया कि 21 से जो वर्ष है वो 18 घटा के कर दी गई कि 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद से। कब? 1961वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद से। वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में आता है? तो 326 में। लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है वो है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर लेते हैं तो राज्य विवाद जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो इसकी स्थापना कब होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की का गठन क्यों किया गया? तो राज्य के जो विवाद है उनको निपटाने के लिए इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। कौन से आर्टिकल के तहत होती है? तो 263 आर्टिकल के इसके तहत होती है। गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है इसका गठन? अंतर्राज्यीय परिषद का तो राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो पीएम करते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं देश की वो। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं इसमें। किसमें? अंतर्राज्यीय परिषद में। सभी राज्य क्या करते हैं? सभी राज्य इसकी सदस्य होते हैं। जितने भी राज्य हैं, राज्य के सीएम है इसके सदस्य होते हैं। किसके? अंतर्राज्यीय परिषद के। राज्यों को जो विवाद निपटाने के लिए उनका किया जाता है, तभी तो सीएम जितने भी स्टेट के सीएम होंगे वो उनके सदस्य होंगे। गयासुद्दीन तुगलक की बात कर लेते हैं तो 1320 से 1325 इसका कार्यकाल रहता है। तुगलक वंश की बात कर लेते हैं तो 1320 से 1414 रहता है। गुलाम वंश की बात कर लेते हैं तो 1206 से 1290 रहता है। और खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो 1290 से 1320 रहता है। उसके बाद में तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। और तुगलक वंश में ही एक आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका कार्यकाल 1320 से 1325 रहता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन सी क्या काम किए थे? तो मलिक गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन ने। किसने? अलाउद्दीन ने मलिक गाजी की उपाधि धारण की थी। नहरों का निर्माण जो है वो पहला शासक किसके द्वारा बनवाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण जो है वो पहले शासक ने करवाया था। अगर सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आता है। बंगाल अभियान विजय के बाद क्या हुआ था? तो दिल्ली पहुँचने से पहले दिल्ली छोड़ दी थी। दिल्ली पहुँचने से पहले दिल्ली छोड़ दी थी बंगाल अभियान विजय के बाद। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक से कहा गया था। किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं तो 1325 से 1351 इसका कार्यकाल रहता है। एमबीटी का ये सबसे शिक्षित था, जिसको उलूग खां और जूना खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सम्मानित नहीं, इस उपाधि इसने खुद धारण की थी। राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसने दिल्ली से दौलताबाद जो अपनी राजधानी है वो की थी। और इसको बुद्धिमान बेवकूफ़ के नाम से भी जाना जाता है। दौलताबाद इसने राजधानी कब स्थानांतरित की थी? तो 1327 में इसने दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। किसान के लिए दीन अमीर कोई का जो किसान के लिए दीन अमीर कोई के लिए एक वो चलाया था, तो उसको क्या कहते थे? तो तकावी ऋण कहते थे। 1329 में क्या किया था? एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, टोकन, जिसको जो चमड़े की उसने 2-3 तरह की मुद्रा चलाई जो कि विफल रही हैं। ठीक है, एक तो चमड़े की मुद्रा चला दी, जो कि अब हर कोई व्यक्ति फिर चमड़े की मुद्रा बना के चलाने लगा। जो कि मुद्रा थी वो उसको फेल कर दिया गया। खुरासान अभियान जो है वो 1330 में चलाया गया। कराची अभियान जो है वो 1331 में चलाया गया। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। और भारत कब आया था? तो 1313 में ये भारत आया था, जिसने एक किताब लिखी थी, किताब उल रहेला इब्न बतूता ने लिखी थी। विजयनगर की बात कर लेते हैं 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के बीच में होती है।
बैमनी वंश की स्थापना हसन गंगू के द्वारा 1347 में की जाती है। दीवाने खैरात की बात कर लेते हैं और दारुल सफ़ा की बात कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा जो है उसको हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया था। और गैसुद्दीन तुगलक की बात कर लेते हैं। तो गैसुद्दीन तुगलक जो है इसका जो कार्यकाल होता है वो 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं तो 1325 से 1351। फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं तो 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इतलाक प्रथा यानी कि भ्रष्टाचार का जो समय होता था उसे इतलाक प्रथा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में थे। किसमें? और उस जहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा दास थे उसको क्या कहते थे, दीवान ए बंदगान के नाम से जानते थे। और दीवान ए इस्तिहाक के नाम से किसको जानते थे, तो पेंशन को जानते थे। फिरोज शाह तुगलक के नाम की बात कर लेते हैं तो कमालुद्दीन फिरोज इसका नाम था। इसकी माता का नाम बीवी जैला था। सल्तनत काल का अकबर इसको कहा जाता है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था, जिसने 24 टैक्सों को ख़त्म करके खराज जो है वो भूमि को कहा जाता था। और जजिया जो है वो ब्राह्मणों से और जकात जो है वो मुसलमानों से और खुम्स जो है वो लूटकारों से वसूला जाता था। फुतुहात ए फिरोज शाही की बात कर लेते हैं तो फुतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, जिसके दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, जिसने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी थी। दिल्ली के पहले सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। झरना जो कि भारत का सबसे बड़ा झरना जो है वो कुचकल झरना है, जो कि 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बरही पानी की बात कर लेते हैं। बरही पानी जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसको बुधबलंगा नदी पर स्थित है। बरही पानी जो कि उड़ीसा में स्थित है 399 मीटर है। नोकली काई जो कि खासी हिल्स मेघालय में स्थित है, ये 340 मीटर स्थित, जिसकी लंबाई है 340 मीटर। लद्दाख की बात कर लेते हैं तो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया, जिसमें 2 जिले बनाए गए, एक तो कारगिल और दूसरा लेह। कारगिल विजय कब हुई थी, तो कारगिल विजय जो है वो 1919 में हुई थी, जहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध नहीं, एक तरफा से ये बोल सकते हैं कि लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात कर लेते हैं तो आधुनिक भारत का जो मंदिर है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर है। भाखड़ा नागल बांध की बात कर लेते हैं तो सतलज नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उद्गम है। उकाई बांध की बात कर लेते हैं तो ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है उकाई बांध। इडुक्की बांध की बात कर लेते हैं तो ये केरल में पेरियर नदी पर स्थित है। कोयना की बात कर लेते हैं तो कोयना नदी पर ही स्थित है, और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। माता टीला की बात कर लेते हैं तो ये बेतवा नदी पर यूपी और एमपी के बीच में स्थित है। नाथपा झाकरी सतलज की बात कर लेते हैं तो ये नाथपा झाकरी जो है वो कि सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तुलबुल की बात कर लेते हैं तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तिलैया की बात कर लेते हैं तो ये बराकर नदी के ऊपर झारखंड में स्थित है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर की ओर स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर की ओर ये स्थित है, जिसमें 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, तो 36 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में ये फैला हुआ है। सबसे दक्षिण में जो है वो सबसे दक्षिण में पॉइंट जो है वो इसको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप का तो मिनिकॉय कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसका, तो एंड्रोट कहते हैं। 36 द्वीपों में सबसे दक्षिण में जो है वो मिनिकॉय है, सबसे छोटा है जो बिंट्रा है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोट है। कौन है? एंड्रोट है। कदमत द्वीप की बात कर लेते हैं तो कदमत द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, तो इलायची द्वीप को जाना जाता है। लक्षद्वीप के कितने हैं? 36 है। कितने? 36 द्वीप हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 3.84 चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 34 सेकंड लगते हैं, और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं।
अच्छी झुकाव जो है वो चंद्रमा का कितना है, तो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, यानी कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नाम से जानते हैं। ब्लू मून एक मंथ में दो बार जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। ब्लू मून किसको कहते हैं, तो एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा के दिन होता है ब्लू मून। चंद्र दिवस की बात कर लेते हैं तो चंद्र दिवस जो है वो 24 घंटे 52 मिनट होता है। कौन से 24 घंटे 52 मिनट में होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में लगा लेता है। कितने दिन में, 27 दिन में लगा लेता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो स्पेस है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सिस लूनर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सिस लूनर के नाम से जानते हैं। एंजल का नियम जो है क्या है, तो एंजल का नाम ये है वो 1857 में आया था। कब आया था, 1857 में आया था, जिसमें ये बोला गया कि उपभोक्ता की जो आय है और मांगी जाने वाली वस्तु, मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में जो संबंध है, उपभोक्ता की आय और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध है उसको एंजल का नियम कहते हैं। जब आय बढ़ती है तो बजट का कम भाग भोजन पर खर्च करता है। क्या होता है, जब आय बढ़ती है तो बजट का कम भाग भोजन पर खर्च करता है। मंत्रालय की बात कर लेते हैं जिसको मैक्सिमम बजट मिला है, तो मैक्सिमम बजट जो मैक्सिमम बजट मिला है मंत्रालय होता है। और अंतिम बजट कब पेश किया गया था, तो 2024 में पेश किया गया था। और 1 फरवरी से बजट का पेश शुरू होना हुआ है, तो 2017 के बाद से लगातार 1 फरवरी से कंटिन्यू मतलब बजट पेश किया जाने लगा है। रक्षा मंत्रालय कितना मैक्सिमम बजट लेता है, तो 6.2 लाख करोड़ जो है वो मैक्सिमम बजट अब तक का है। सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने 6 टाइम बार पेश किया है। और पेपरलेस बजट जो है वो भी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया था। सड़क परिवहन पर कितना खर्च होता है, तो 2.78 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं तो 2.55 लाख करोड़। गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो 2.03 लाख करोड़। और ग्रामीण विकास की बात कर लेते हैं तो 1.77 लाख करोड़। 1 करोड़ घर को मुफ्त बिजली और सौर एनर्जी, यानी कि 300 यूनिट की जो सौर एनर्जी है वो मुफ्त में दी जाती है। IIT में 7 करोड़, IIM में 7 करोड़, AIIMS में 15 करोड़। अंतरिम बजट की बात कर लेते हैं तो अंतरिम बजट जो है 2024 का, उसके दिशा निर्देश कितने थे, तो 5 दिशा निर्देश थे, जिसमें पहला सामाजिक न्याय, दूसरा गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, तीसरा क्या था, बुनियादी ढांचा था, चौथा क्या था, प्रौद्योगिकी था, पांचवा कौन था, तो जनसांख्यिकी चुनौती आधार बनाकर इसको पेश किया गया था। अंतरिम बजट में कितने दिशा निर्देश थे, तो कितने थे, 5 दिशा निर्देश थे। 2024-25 के राजकोषीय घाटा की बात कर लेते हैं तो GDP की जो दर है वो 5.1% अनुमानित थी। और 3D क्या है, तो ट्रिनिटी है, जिसको हम 3D का फुल फॉर्म क्या है, तो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। क्या है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, जो कि बजट के आधार पर 3D लॉन्च किया गया था। आपसे इससे 3D का फुल फॉर्म जो है वो भी पूछ सकते हैं। तो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। साइंस की बात कर लेते हैं तो साइंस में रक्तदाब जो है वो मनुष्य का जो रक्तदाब है वो 80 से 120 mmHg होना चाहिए। दाव की इकाई क्या होती है, तो पास्कल होती है, mmHg भी होती है और टॉर भी होती है। क्या होती है, टॉर भी होती है। फोर्स यानी कि F बराबर क्या होता है, G और M। G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और M क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। और फोर्स बराबर यानी F बराबर Gm1 × m2/r²। तो G क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, 6.673 × 10⁻11। G का मान पूछा जाता है तो G का मान कितना होगा, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी का मात्रक की बात कर लेते हैं तो जी का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग होता है। खोपड़ी में अस्थि की बात कर लेते हैं तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 22 अस्थियाँ होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं, तो चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती हैं, यानी कि हड्डियों के जो
खोपड़ी में की बात कर लेते हैं तो 22 खोपड़ी में होती हैं। फेस की बात करते हैं तो फेस में सिर्फ 14 होती हैं। और चपटी कितनी होती हैं तो 18 चपटी होती हैं। 6 कान में होती हैं और 1 जीभ में होती हैं, जिसे हाइड्रोइड के नाम से जाना जाता है। कितनी हो गई टोटल? 29 हो गई। पसली की बात कर लेते हैं तो पसली कितनी होती हैं? 25 पसलियाँ होती हैं। रीढ़ की बात कर लेते हैं तो 26 रीढ़ होती हैं, जिसको हम 25, 29 और 26 कितनी हो गई टोटल? 80 हो गई। मिला के कितनी हो गई? 80 हो गई, जिसे हम अक्षीय अस्थियां के नाम से जानते हैं, यानी एक्सियल बोन्स के नाम से जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी की बात कर लेते हैं तो मेडिमल जो है वो जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी? जबड़े की जो हड्डी होती है उसको सबसे मजबूत हड्डी के नाम से जानते हैं। फीमर जो कि पैर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और स्टेपी जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी माना जाता है। पौधे में लचीलापन का कारण क्या है तो कोलेन काइमा जो है, कोलेन काइमा ऊतक जो है वो पेड़ की डाली को झुकाने में मदद करता है। कौन? कोलेन काइमा। जाइलम ऊतम की बात कर लेते हैं तो जड़ द्वारा भोजन बनाया जाता है। जाइलम ऊतम के द्वारा पत्तियों द्वारा जो, या फिर पत्तियों फूलों द्वारा जो बनाया जाता है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा बनाया जाता है। कार्बन के अपर रूप की बात कर लेते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, चौकाइट, ग्राफीन जो है वो कार्बन के अपर रूप के रूप में जाने जाते हैं। बकमिंस्टर को भी कार्बन के अपर रूप जाना जाता है। करंट की बात कर लेते हैं तो G7 की स्थापना जो होती है वो 1975 में होती है। इसकी अध्यक्षता जो है वो इटली करता है। 2024 की अध्यक्षता जो है वो इटली के द्वारा की जाती है, जहाँ पर G7 का शिखर बैठक भी जून में होना है। कहाँ पे? जून में 2024 की बैठक जो है वो G7 का जो शिखर बैठक है जून में 2024 में होनी है। कहाँ पे होनी है तो इटली में होनी है अध्यक्षता। G7 की स्थापना की बात कर लेते तो कब होती है? 1975 में G7 की स्थापना होती है। तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? JJ, CAB, FI। कौन कौन से? JJ, CAB, FIR। जज ने कैब पर FIR की। क्या की? जज ने कैब पर FIR की। J से जर्मनी, J से जापान, C से कनाडा, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, F से फ्रांस, I से इटली और रसिया जो था वो उसको हटा दिया गया है। ठीक है। युगांडा की बात कर लेते हैं तो युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। मुंद्रा की बात कर लेते हैं तो शिलिंग है। T20 विश्व कप की बात कर लेते हैं तो अभय शर्मा कोच जो है वो इसके युक्त किए गए हैं। किसके? T20 विश्व कप के जो कोच हैं वो। लच्छू महाराज की बात कर लेते हैं तो लच्छू महाराज जो हैं सायरा बानो और हेमा मालिनी, ये सभी किससे संबंधित हैं तो ये सभी हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। लच्छू महाराज जो है वो कथक से संबंधित हैं। किससे? कथक से संबंधित हैं। फुर्सतगंज अमेठी की बात कर लेते हैं। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अमेठी ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो नया नाम है वो क्या है तो इसका जो नया नाम है वो तपेश्वर नाथ धाम जो है वो इसका नया नाम है। जायज शहर की बात कर लेते हैं तो जायज शहर का नया नाम गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से अब जायज शहर जाना जाएगा। अकबरगंज की बात कर लेते हैं तो माँ कालिका धाम के नाम से अकबरगंज को जाना जाएगा। निहालगढ़ की बात कर लेते हैं तो महाराजा बिजली पासी जो है निहालगढ़ को नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।